हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट। इन शॉर्ट इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है KMnO4। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से KMnO4 का कंसंट्रेशन प्रिपेयर करेंगे और फिर हम उसे किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो पहले तो ये जानना है कि जो KMnO4 है वो क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, इसीलिए हम उसका जो भी कंसंट्रेशन बनाएंगे उसको क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम टाइट्रेशन करते हैं। और हम जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से बना हुआ एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो प्राइमरी स्टैंडर्ड लेंगे वो रहेगा ऑक्जेलिक एसिड या फिर सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो क्या हो गया आपका KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। उसी का कंसंट्रेशन आपको क्या करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप टाइट्रेट करवाओगे ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 को, तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको ऑक्सीडेशन और साथ साथ रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब कि वो जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन। सेकेंड पॉइंट में लिखता है कि जैसा कि मैंने बताया कि पोटेशियम पर मैंगनेट जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा। किसके साथ, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। और वो क्या ले सकते हो आप, सोडियम ऑक्जिलेट ले सकते हो या फिर ऑक्जेलिक एसिड ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट भी वही लिखा है कि टाइट्रेट करना है आपको पोटेशियम पर मैंगनेट को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, जो कि हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड या फिर सोडियम ऑक्जिलेट। और फिर आप टाइट्रेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, टाइट्रेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पे आप कैलकुलेट करोगे कि आपका पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि आपका KMnO4 है उसका स्ट्रेंथ क्या है। मतलब आपने जो कंसंट्रेशन बनाया है क्या वो एक्चुअल कंसंट्रेशन का है या फिर कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो आप ये डिटरमाइन कर पाओगे टाइट्रेशन रिज़ल्ट के बाद, ठीक है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगनेट, वो कैसा है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो अगर एसिड के साथ पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो भी ये कैसा एक्शन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। न्यूट्रल के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। और अगर वो अल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है KMnO4 का तो भी कैसा काम करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो KMnO4 है वो कैसा एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कुछ यूज़ भी समझ लेते हैं KMnO4 का, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। तो आप KMnO4 को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कहीं पे घाव हो जाए, चोट लग जाए, वहाँ पे क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। कहीं कट लग गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा KMnO4 क्या है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी रखता है। मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वहाँ पे KMnO4 को एज अ टॉपिकल अप्लाई करके आप वहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। साथ ही साथ इसका और कहाँ पे यूज़ है, प्रिंटिंग फैब्रिक्स में और टैनिंग लेदर्स में भी। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एज अ पेस्टिसाइड्स, एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। लास्ट है इसका और कहाँ पे यूज़ है, तो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी KMnO4 को यूज़ किया जाता है। क्या करता है ये, रिमूव आयरन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में अगर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा अमाउंट में तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एज अ एंटीडोट भी काम करता है इन बार्बिचुरेट्स, क्लोरल हाइड्राइड एंड अल्कलॉइडल पॉइजनिंग में, ठीक है। एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए KMnO4 का फार्माकोलॉजिकल यूज़ क्या है। तो एज अ एंटीडोट कहाँ पे, इन बार्बिचुरेट्स, क्लोरल हाइड्राइड एंड अल्कलॉइड पॉइजनिंग में आप दे सकते हो एज अ एंटीडोट KMnO4 को। तो ये कुछ यूज़ है जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है KMnO4 के ऊपर तो आपको यूज़ भी लिखना है इसके बारे में। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। तो आपको पहले क्या करना होता है, प्रिंसिपल लिखना होता है। क्या लिखना होता है, प्रिंसिपल, जिसमें आप लिखते हो रिएक्शन। रिएक्शन लिखने से पहले आपको 4 से 5 पॉइंट डेफिनेशन लिखना है, फिर रिएक्शन लिखना है। बट हम यहाँ पे पहले रिएक्शन समझेंगे, फिर मैं डेफिनेशन बताऊँगी किस तरीके से लिखना है। क्योंकि पहले रिएक्शन अगर आप समझ लोगे तो डेफिनेशन आप खुद से बना के लिख सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे रिएक्शन पे फोकस करते हैं।
तो रिएक्शन किसके बीच करवा रहे हैं हम, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट प्लस क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मूला है C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, और हम साथ में यूज़ करते हैं H2SO4 टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे H2SO4 की जगह पे क्या हम HCl या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। HCl लोगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा क्लोरीन में, ठीक है, और HNO3 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप यहाँ पे ना HCl लोगे ना HNO3 लोगे, क्या लोगे, H2SO4। H2SO4 जब KMnO4 रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, क्या बनाता है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसलिए हम यहाँ पे H2SO4 लेने वाले, HCl नहीं ले सकते, नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं हम, जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं KMnO4 को तो हम सिर्फ और सिर्फ H2SO4 ही ले सकते हैं टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि टाइट्रेशन एक्यूरेटली परफॉर्म हो पाए। तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं। K2SO4 बनता है, पोटेशियम सल्फेट प्लस MnSO4 मैंगनीज सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, ये फॉर्म होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना होगा, बट आप ऐसे डायरेक्ट बैलेंस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम समझते हैं आयोनिक इक्वेशन को। आयोनिक इक्वेशन समझते हैं पहले, ओके। हम समझते हैं पहले आयोनिक इक्वेशन, ओके। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, KMnO4 ये दो आयन से मिलकर बना है, एक पोटेशियम आयन और दूसरा MnO4 माइनस पर मैंगनेट। क्या क्या है, पोटेशियम आयन और पर मैंगनेट आयन, ये दोनों आयन से मिलकर बना है KMnO4। पोटेशियम के ऊपर प्लस का चार्ज है, +1 का चार्ज है, और पर मैंगनेट के ऊपर -1 का चार्ज है। अगर मैं बोलूँ MnO4 माइनस जो कि पर मैंगनेट है, ये जब एसिड मीडियम में इसका रिएक्शन होता है, एसिडिक मीडियम में, तो देता है Mn2+, ये आपको याद रखना है। वहीं जब बेसिक मीडियम के साथ इसका रिएक्शन होता है तो देता है MnSO4 वहीं जब किसी न्यूट्रल मीडियम के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है MnO2। ठीक है, फिलहाल आपको बेस और न्यूट्रल से मतलब नहीं है क्योंकि आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्जेलिक एसिड के साथ, है ना। तो हमें ये याद रखना है MnO4 पर मैग्नेट आयन, जब एसिडिक मीडियम इसका रिएक्शन होता है तो क्या देता है हमें प्रोडक्ट साइड में Mn2+, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि MnO4 जो है पर मैग्नेट आयन, ये क्या करता है ऑक्जेलिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड ये बना हुआ है H+ आयन और C2O4 2- आयन, ये दो आयन से मिलकर बना है ऑक्जेलिक एसिड। ये है हाइड्रोजन आयन और ये कहलाता है ऑक्जिलेट आयन। क्या कहलाता है, ऑक्जिलेट आयन। तो यहाँ पे MnO4 क्या होता है, रिएक्ट जब करता है तो ये ऑक्जिलेट आयन को C2O4 2- को किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट आपको अभी के अभी दिमाग में फिट कर लेना है। पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में क्या देता है, Mn2+। पर मैग्नेट आयन KMnO4 जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्जेलिक एसिड दो आयन से मिलकर बना है, एक H+ आयन और एक ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट आयन का क्या हो जाता है, किस में कन्वर्जन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आयोनिक इक्वेशन में। तो पहला क्या हो रहा है, यहाँ देखो, जो पर मैग्नेट आयन है MnO4, इसका क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है
Mn2+ में, है ना, कब, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है। सेकंड क्या हो रहा था, C2O4 2- जो कि ऑक्सीलेट आयन है, इसका क्या हो रहा था, ये कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये दोनों लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो Mn मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपको नहीं पता, आप मान लो X, प्लस ऑक्सीजन का मैंने बताया था -2 होता है, एक्सेप्ट पेरोक्साइड और फ्लोरीन के साथ अगर है तो नहीं, बाकी हर कहीं अगर ऑक्सीजन है तो -2 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × -2 = 0 नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये जो पर मैग्नेट है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 का है, तो आपको यहाँ पे -1 लिखना होगा। ठीक है, अगर वही MnO4 के जगह पे क्या होता, KMnO4 ये होता, तो पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज है, MnO4 के ऊपर माइनस का चार्ज है, +1 -1 ये कैंसिल होगा, तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखते, -1 की जगह पे 0 लिखते। बट यहाँ पे पोटेशियम तो हमने लिया ही नहीं ना, पोटेशियम हम हटा चुके अभी। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, MnO4 माइनस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ना लिख कर क्या लिख रहे हैं, -1, क्योंकि MnO4 के ऊपर कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है। समझ गए। अब सॉल्व करते हैं। 4 × 2 = 8, +- x = इस तरफ है -1, यहाँ x रखते हैं इधर -1, और ये इधर आ गया +8, क्या हो गया, +7, x कितना आया, +7। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नीज है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। ठीक, समझ गया। ये रफ कर दूँ, ओके। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो अगर मैं आपसे पूछूं +7 से +2 में चेंज हो रहा है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +7 से +2 हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो कितने का चेंज हो रहा है, +5 का, है ना। 7 में -2 कर दो, +5 का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +5 का चेंज हो रहा है। आपको क्या करना होगा, इस तरफ क्या लगाना होगा, +5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे समझते हैं C2O4 2-, ठीक है, C2O4 2-। यहाँ पे हम निकालते हैं, कार्बन हमें नहीं पता, X मानते हैं, X × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 = इस तरफ हम इस पूरे ऑक्सीलेट आयन के ऊपर कितने का चार्ज है, -2 का चार्ज है, तो हम इस तरफ -2 लिख दिए। 4 × 2 = 8, -2x = -2। ठीक है, 2x को इधर रहने देते, इस तरफ हम 8 को ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा। अब 8 में 2 गया तो 6 बचा, कितना बचा, 6। 2 से अगर हम डिवाइड दिए तो क्या आ गया, 3, कितना आ गया, 3, x कितना आ गया, 3, मतलब इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। वहीं अगर हम इस तरफ सॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इधर एक कार्बन है, x मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, है ना, और इसके ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। तो +- 2 × 2 = 4। ठीक, ये x इधर है, 4 इधर आया तो प्लस में चला गया, मतलब कि इस कार्बन के ऊपर +4 है ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए यहाँ तक। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर +3, इस कार्बन के ऊपर +4 है, कितने का चेंज हो रहा है, 1। बट 1 का चेंज नहीं हो रहा। अगर आप 1 लिखते हो तो आपका यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, तो आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो कितना हुआ, 2 हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ये कर लो, ये मैं रफ करती हूँ, या फिर आप क्या कर लो, अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यहाँ पे मैग्नीज 1 था, यहाँ पे भी मैग्नीज 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन है, इस तरफ 1 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दो। अब कितना हो गया, 2 कार्बन हो गया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस कार्बन के ऊपर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो होगा 2 4 जा 8, और इधर मैं अगर आपसे पूछूं तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब आप बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 8 में 6 माइनस कर दो, 2, उतना ही आया है ना। तो 2 का चेंज है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, +2 का। समझ गए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +4 हो रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का हो रहा है चेंज, +2 का। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, -2 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, इसीलिए हमने +5 इलेक्ट्रॉन लिखा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, -2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे रफ करती हूँ फिलहाल ये, ठीक है, +3 है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आप बताओ, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। जब 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जिलेट आयन का, जब 1 मोल ऑक्जिलेट आयन था तो वो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था। वहीं यहाँ पे 1 मोल MnO4 कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। बट अब हमने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन बना दिया, मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हो जाएगा। 2 मोल MnO4 कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या लगा दें, 5 लगा दें, ठीक है। अगर 1 मोल ऑक्जिलेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था, तो 5 मोल ऑक्जिलेट आयन 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। हो गया बैलेंस, बैलेंस कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम इस तरफ बैलेंस किए हैं तो हमें इस तरफ भी करना होगा, इस तरफ किए हैं तो हमें इस तरफ भी करना होगा। यहाँ पे 2 जैसे लगाया, आपका Mn 2 हो गया, इधर तो 1 ही है तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 2 जा 10 कार्बन बना दिया, बट यहाँ पे तो कार्बन 2 है, हमें क्या करना होगा, 5 मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो गया 5 2 जा 10 कार्बन, इस तरफ ऑक्सीजन 5 4 जा 20, और इस तरफ 2 है ऑलरेडी, और इधर 5 2 जा 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। तो अब ये दोनों तरफ बैलेंस है। अब हम ये लिखने के बाद अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगा, हाफ रिडक्शन, और ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये कहलाएगा हाफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, तो हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं पहले। यहाँ पे कितना है, 2 MnO4, 2 MnO4 माइनस, है ना। ये और ये कैंसिल, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इधर क्या बचा है, +5 CO2O4, है ना, ऑक्जिलेट आयन। अब प्रोडक्ट साइड में क्या बचा है, 2 Mn, जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, और 5 2 जा 10 CO2, ठीक है, 10 CO2। अब आप देखो ये बैलेंस है या नहीं, तो हाँ, Mn 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया, 28। वहीं अगर आप इधर देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है, 10 2 जा
20 और आपको 8 चाहिए, तो आप ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना होगा। तो आप 8 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। अब हो गया ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे 10 टू जा 20, 20 प्लस 8 28 और इधर ऑलरेडी कितना है? 28 है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस। ओके, कार्बन यहाँ पे बैलेंस है 5 टू जा 10 और इस तरफ भी कितना है? और इस तरफ भी कितना है? कार्बन 10 है। तो यहाँ पे बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ है 8 टू जा 16, बट इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? प्लस 16 हाइड्रोजन आयन इस तरफ लिखना होगा। ओके, अब आपका ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। देखिए, अब आपका ये जो इक्वेशन बना है, फाइनल इक्वेशन, ये आप कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो भी एटम है वो बैलेंस है और जो चार्ज है वो भी बैलेंस है। पॉजिटिव चार्ज 16 है और नेगेटिव चार्ज इधर 5 टू ज़ा 10 और इधर 2 1 जा 2, तो माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया आपका 10 और प्लस 2 12, नेगेटिव चार्ज हो गया 12 और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 16। तो 16 में 12 आप माइनस कर दो, क्या बचेगा? 4। मतलब कि 4 इस तरफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ भी 2 2 जा 4 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि अब आपका ये जो इक्वेशन आपने लिखा है ये कम्प्लीटली क्या है? बैलेंस्ड है। चार्ज भी बैलेंस्ड है, एटम्स भी बैलेंस्ड है। अब आप इसके हेल्प से ये आपका जो मेन रिएक्शन है वो आप बैलेंस कर लो। क्या करो? यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे 5 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे H2O 8 लगा दो और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक, अब आपको देखना है क्या बैलेंस और करना रह गया है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, Mn 2 है, यहाँ पे Mn 1 ही है, तो क्या करना है? यहाँ 2 लगा दो, ठीक। O4 यहाँ पे 2 4 जा 8 है और यहाँ पे 5 4 जा 20 है, तो 20 प्लस 8 28 हो गया और यहाँ पे 4 है। मतलब कि आपको क्या करना होगा? हाँ, और इधर ऑक्सीजन देख लो कितना है, इधर है 8 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 8 28 और यहाँ पे 2 4 जा 8 28 प्लस 8 और यहाँ पे 4 है ना, ऐड करो क्या होता है? 40। इस तरफ प्रोडक्ट साइड में 40 ऑक्सीजन है और इस तरफ तो ऑक्सीजन कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 लगाते हैं। अब बताओ, 2 4 जा 8 5 4 जा 20 प्लस 8 और यहाँ पे अभी हमने 3 लगाया तो कितना हो गया? 3 4 जा 12, ऐड करो कितना आएगा? 40। अब हो गया आपका ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया, इस तरफ भी 40 है, इस तरफ भी 40 है। अब बैलेंस करना है कार्बन, तो कार्बन 5 टू जा 10 है और इस तरफ भी 10 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 5 टू जा 10 प्लस 3 टू जा 6, कितना है? 16 है हाइड्रोजन और इस तरफ 8 1 जा 8 टू जा 16 हाइड्रोजन है, मतलब बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम सल्फ़र चेक कर लेते हैं, तो सल्फ़र है यहाँ पे 3 है ना, सल्फ़र 3 है और इस तरफ 1, यहाँ पे 2 2 और 1 3 हो गया, तो मतलब इधर भी सल्फ़र 3 है। मतलब अब जो हमारा ये रिएक्शन है ये कम्प्लीटली क्या है? बैलेंस्ड है। तो आपने जो आयोनिक इक्वेशन समझा, इसके हेल्प से जो आपका फार्मूला फाइनल ओवरऑल रिएक्शन आया, इसके हेल्प से आप आपका जो मेन रिएक्शन था उसको आप क्या कर लिए? बैलेंस्ड कर लिए। तो चलिए अब हमारा ये काम ख़त्म। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो ये सब आप पढ़ने वाले हो रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। बट अभी मैं अगर नहीं बताती आपको तो आप यहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर पाते।
ठीक है, आपने ये लिखा इक्वेशन और इसको बैलेंस कर लिया। आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट अब क्या लिखना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, देखो KMnO4 जो कि पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, H2SO4 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। क्या बना, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल्स और 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकले। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका रिड्यूस हुआ है, मतलब C2O4 कन्वर्ट हुआ है CO2 में। अभी हमने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, इसके ऊपर +3 का ऑक्सीडेशन नंबर था और यहाँ पे +4 का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है ना। और क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कौन करवाया है, KMnO4। इसीलिए जो KMnO4 है ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम ऑक्जेलिक एसिड को, क्योंकि जो ऑक्जेलिक एसिड है ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसको रिड्यूस किया है, KMnO4 को। यहाँ देखो MnO4 माइनस, ये कन्वर्ट हुआ है Mn2+ में, है ना। तो यहाँ पे Mn के ऊपर +7 का ऑक्सीडेशन नंबर था और यहाँ पे +2। यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, तो +5 का चेंज हुआ। और यहाँ पे 7 से 2 हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना। रिडक्शन हुआ है, KMnO4 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कौन करवाया, ऑक्जेलिक एसिड। इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिडक्शन करवा रहा है KMnO4 का। समझ गया यहाँ तक। चलिए अब आपको डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में। आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझिए, जो अभी रिएक्शन मैंने समझाया ये वही मैंने लिखा है डेफिनेशन के तौर पे। तो आपको लिखना है पहले डेफिनेशन, फिर लिखना है रिएक्शन। क्या लिखोगे डेफिनेशन में, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस्ड है, इन विच स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोल रहा है, KMnO4 को। किसे बोल रहा है, KMnO4 को। KMnO4 का स्ट्रेंथ मतलब कि इसका जो भी कंसंट्रेशन है वो आप डिटरमाइन करने वाले हो या फिर एस्टिमेट करने वाले हो बाय टाइट्रेटिंग इट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4 जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसका कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने वाले हो बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आपने क्या लिया है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर है ये पॉइंट आप समझिए, KMnO4 किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्जेलिक एसिड को, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। ऑक्जेलिक एसिड को ये कन्वर्ट कर रहा है CO2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड करना है। वहाँ तक लिखने के बाद आपको 2 पॉइंट और लिखना है। नोन स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज ट्राइट्रेटेड विथ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। आपको नोन कंसंट्रेशन का ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, उसके साथ टाइट्रेट करवाना है KMnO4 का। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, एंड पॉइंट
डिटेक्शन बाय द appearance of permanent pink color। ठीक है, क्या लिखना है? नोन कंसंट्रेशन का ऑक्जेलिक एसिड का आपको टाइट्रेट करवाना है, ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेट करवाना है KMnO4 के साथ, और आपको एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है बाय द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट पिंक कलर। ठीक है, जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आता है समझ जाना है वो एंड पॉइंट आ चुका है। आपको रीडिंग नोट करनी है, उसके हेल्प से फिर आपको आगे कैलकुलेशन करना है। ये आपको लिखना है इतना प्रिंसिपल में। ठीक, पहले वो 4 पॉइंट लिखा, फिर आपने ये रिएक्शन लिख देना है। अब आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन, मान लो आपको देता है 0.1 नॉर्मल का KMnO4 का सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाने को दे देता है, कुछ भी दे सकता है, नॉर्मल, मोलर। मान लो आपको दिया 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। क्या करना है आपको? पहले तो फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ml में दिया है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। फिर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास जो कि आपको नहीं पता फिलहाल, तो आप x मान लो, इक्विवेलेंट मास। ओके, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ओके, अब आपको निकालना है KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट। तो पोटेशियम का होता है 39 एटॉमिक वेट, प्लस मैग्नीज का होता है 55, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। क्या आ गया? 158 ग्राम पर मोल। ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 158 ग्राम। एन फैक्टर में हम देखने वाले हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमें चाहिए रिएक्शन में हम देखते हैं कितने का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में। बात किसकी हो रही है? KMnO4। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो प्लस का चार्ज है, अभी हमने निकाला था मैग्नीज के ऊपर +7 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का होता है। और वही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Mn में यहाँ पे हमने निकाला था, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है Mn2+। ठीक है, अभी इक्वेशन समझ रहे तो वहाँ पे हमने देखा था, समझा था। तो बस वही आपको देखना है कि मैग्नीज के ऊपर +7 का चार्ज है और यहाँ पे है +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हुआ है? +5। तो एन फैक्टर वही हो गया 5, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? (31.6 ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास 31.6। अब इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में, और आपको नॉर्मलिटी निकालना था 0.1 के लिए, है ना। तो 0.1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? x डिवाइडेड बाय 31.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 लीटर के लिए आप बना रहे हो तो 1। अब ये सॉल्व करते हैं, 0.1 इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 31.6। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से भी पॉइंट हटा, कितना हो गया? मतलब कि हो गया आपका यहाँ पे 3.16 ग्राम मास निकल गया, 3.16 ग्राम। मतलब आपको क्या करना है? आपको
KMnO4 लेना है, उससे आपको कितना निकालना है 3.16 ग्राम KMnO4 वे करना है। KMnO4 को वे करना है। वे करने के बाद आपको उसको डिज़ोल्व करना है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, ठीक है। आपको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, थोड़ा वाटर लेना है, उस वाटर में आपको ऐड कर देना है 3.16 ग्राम KMnO4। उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप कर देना है। अब आपके पास जो सॉल्यूशन बना है वो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना लोगे KMnO4 का सॉल्यूशन 1 लीटर के लिए। अब आपको क्या बनाना है, आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो प्रिपेयर है, अब आपको बनाना है प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्या बनाना है आपको, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 होता है इसका फॉर्मूला, बट आपको जो लैब में मिलता है वो होता है डाइहाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब कि उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एनहाइड्रस फॉर्म में कभी आपको नहीं दिया जाता, वो हमेशा डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब कि उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो आपको ये फाइनल फार्मूला आपका क्या हो गया, C2H 2 2 4 + 2 6 और इधर ऑक्सीजन 2 + 4 6, ये हो गया आपका डाइहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड कर ही लेते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो जाएगा, कार्बन का होता है एटॉमिक वेट 12 इंटू 2 कार्बन है +1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 एटम है। अब हम ये सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 1 2 +6 प्लस यहाँ पे हो गया आपका 96, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, (126 ग्राम पर मोल, ये हो गया डाइहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमेशा लीटर में रखना है। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाल लिया, 126 ग्राम पर मोल है, और n फैक्टर कितना हो जाएगा तो ऑक्जेलिक एसिड का। तो देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 का होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का होता है, ठीक। कार्बन के ऊपर चेंज हो रहा है, यहाँ पे +3 अभी सॉल्व किया था इक्वेशन में, और यहाँ पे कितने का हो रहा है, +4 का हो रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन का कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 3 से 4 की तरफ। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का हो रहा है, 1, लेकिन 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 1 × 2 का चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 63 ग्राम इक्विवेलेंट, ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं x डिवाइडेड बाय 63, ठीक है। अब हम यहाँ फाइनल फार्मूला में ये पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी निकालना है आपको 0.1 के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट अभी निकाला है आपने, x डिवाइडेड बाय 63, और वॉल्यूम 1 लीटर के लिए आप बना रहे हो, 0.1 इंटू ये इस तरफ क्या 63 = x, यहाँ से ये पॉइंट हटाया हमने तो हो गया 6.3 ग्राम, मतलब मास कितना आ गया 6.3 ग्राम। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4.2H2O
ये आपको लेना है, वे करना है। वे करने के बाद आपको ये डिज़ोल्व कर देना है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। अब आपके पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो कितने का बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बन जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब आपने बना लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और आपने ये भी बना लिया प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब आपको लास्ट क्या करना होता है, टाइट्रेशन। तो चलिए देखते हैं टाइट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम। अब हमें थर्ड स्टेप में करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन। ओके, तो आपको एक ब्यूरेट में 0 से लेकर 50 ml तक फिल कर देना है। क्या, 0.1 नॉर्मल का जो आपने बनाया है KMnO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको नीचे रखना है एक कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको फिल कर देना है ये ऑक्जेलिक एसिड जो आपने प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल का। बट आपने ये 1 लीटर बनाया है तो आपको 1 लीटर यहाँ पे फिल नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट में ले लेना है। मान लो आपने इसमें से कितना 25 ml ले लिया, 25 ml आपने ले लिया ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपने प्रिपेयर किया था 0.1 नॉर्मल का। अब आपको इसमें ऐड करना है H2SO4, 10 ml तक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, 5 से 10 ml, तो आपने मान लो यहाँ पे 10 ml ऐड किया टू क्रिएट एसिडिक इन्वायरमेंट। अब आप क्या करोगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे। तो आप जैसे टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे, नॉब ओपन करोगे और ड्रॉप वाइज आप KMnO4 को इस एसिड में मिक्स करोगे, तो पहले इस एसिड का कलर कैसा होगा, कलरलेस। अभी आपने जब फिल किया है ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन और H2SO4 जब आपने ऐड किया है तो अभी इसका कलर कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइट्रेशन करने के लिए कोई इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कर रहे हो और KMnO4 क्या है, खुद एक इंडिकेटर है ना। तो यहाँ पे अलग से इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है यहाँ पे, तो आपको अलग से कोई इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लेना है, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन लेना है और H2SO4 लेना है, दैट्स इट। टाइट्रेशन स्टार्ट किया है, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो जब ड्रॉप वाइज आप इसमें KMnO4 ऐड करोगे तो इसका कलर तुरंत से पिंक आएगा और तुरंत से डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर देगा लेकिन तुरंत वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। फिर पिंक कलर देगा लेकिन वो तुरंत क्या, वो डिसअपियर हो जाएगा। कब तक, जब तक कि एंड पॉइंट ना आ जाए। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा क्या होगा, ये कलरलेस कैसा हो जाएगा, परमानेंट पिंक कलर। मतलब अब एंड पॉइंट में जो आपको कलर मिलेगा पिंक कलर, वो कुछ देर तक रहेगा, एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड तक वो पिंक कलर दिखेगा आपको। ठीक है, वो डिसअपियर नहीं होगा। आपको समझ जाना है वो जो अब आपका कलर आया वो क्या है, एंड पॉइंट है। तो आपको तुरंत से नॉब बंद करना है और क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना के रखना है पहले से कॉपी में। ठीक है, सीरियल नंबर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और वॉल्यूम कंज्यूम्ड। ओके, आपने फर्स्ट टाइट्रेशन किया तब आप 0 ml से स्टार्ट कर रहे थे, तो आपका स्टार्ट पॉइंट 0 हो गया। आपने टाइट्रेशन करवाया, जैसे ही कलरलेस से परमानेंट पिंक कलर मिला, आपने टाइट्रेशन को स्टॉप किया, रीडिंग नोट की, तो रीडिंग मान लो आपका आया यहाँ पे 20 ml पर। ठीक है, कलर चेंज कब हुआ, जब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हो चुका था, 20 ml। तो एंड पॉइंट आपका 20 ml पर आया, मतलब कि वॉल्यूम कंज्यूम्ड 20 ml। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टाइट्रेशन करोगे। सेकंड टाइट्रेशन आपने क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन बनाया था इसको डिस्कार्ड करके वापस से ऑक्जेलिक एसिड जो आपने 1 लीटर का बना रखा है, बहुत है आपके पास, तो आपने उसमें फिर से 25 ml इसमें लेना है, ऐड करना है, H2SO4 ऐड करना है 10 ml तक,
और फिर आपको फिर से सेकेंड टाइट्रेशन परफॉर्म करना है। ड्रॉप वाइज आप ऐड करोगे, जैसे ही कलरलेस परमानेंट पिंक कलर देगा, अब आपको टाइट्रेशन स्टॉप करके रीडिंग नोट कर लेनी है। मान लो आपने स्टार्ट किया था 20 ml से, ठीक है, और आपको एंड पॉइंट कितने में मिला, आपने रीडिंग नोट की तो वो आपका आया था मान लो 31 ml पर, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है 31 ml। तो वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 31 माइनस 20 कर दो, 11 ml कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। फिर आपने थर्ड टाइट्रेशन परफॉर्म किया, 31 ml से स्टार्ट किया था स्टार्ट पॉइंट, और कलरलेस से परमानेंट पिंक कलर आने में कितने का वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ, जब आपने रीडिंग नोट की तो आपका था वो मान लो 42 ml पर। कितने पे था, 42 ml पर। तो आपने देखा यहाँ पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 11 ml। अब आपके पास दो रीडिंग सिमिलर है ना, सेम है, तो अब आपको आगे टाइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रीडिंग को प्रिसाइज्ड रीडिंग मान सकते हो 11 ml को। इसके हेल्प से आप आगे कैलकुलेशन करोगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं C1V1 C2V2 का। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बहुत लोग इसको C1V1 भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे N1V1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप C1V1 C2V2 भी करके लिख सकते हो। तो N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि 0.1 नॉर्मल का हमने बनाया था, बट हम इस कंसंट्रेशन को एग्जैक्ट नहीं मानते, इसीलिए तो हम टाइट्रेट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए N1 को N1 ही रहने देते हैं। KMnO4 का वॉल्यूम हमने अभी निकाला है, कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 11 ml, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। और N2 जो कि हमारा नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड है, 0.1 नॉर्मल का हमने बनाया था, और ये क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.1 लिख देते हैं। और वॉल्यूम V2 हमने कितना लिया था यहाँ पे, ऑक्जेलिक एसिड का 25 ml लिया था, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप वहीं पे 20 ml लेते तो आप 20 ml लिखते हैं, वो डिपेंड करता है। अब आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 11, ये पॉइंट यहाँ से हटा 10, क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व करने पे ये आता है 0.2 नॉर्मल, 0.2 मतलब आपने जो कंसंट्रेशन बनाया था 0.1 नॉर्मल का KMnO4, ये एक्चुअल, ये एज्यूम्ड कंसंट्रेशन है, और अभी आपने जो डिटरमाइन किया है बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन प्रोसेस, अब आपका ये जो 0.2 नॉर्मल आया है, ये आपका क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्चुअल कंसंट्रेशन मतलब आपने जो बनाया था वो कितना था, 0.2 नॉर्मल का था। तो इस तरीके से आप टाइट्रेट करते हो, स्टैंडर्डाइज करते हो और कैलकुलेट करते हो। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।